हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोग लगातार क्लास डिस्कस कर रहे हैं और हमने जैसा पहले से ही बता रखा है कि हम पूरा ये जो क्लास है 3-3 4-4 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका टोटल 15 से 20 घंटे के अंदर 20 घंटे के अंदर आपका पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं। आपको मैं बता दूं, मैं आपको आपके लिए ये जो क्लासेस ले रहा हूं, ये जो बोर्ड का पीडीएफ है वो तो आपको मैं दे ही दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं अपना खुद का नोट्स या फिर आप कह लीजिए कि मेरा खुद का अपना किताब कह लीजिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? चाहे तो आप अंकेश पांडे टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो एसएलवी सिविल सर्विसेज पर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जहां आप चाहें वहां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास को। हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? नेशनल इनकम हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नेशनल इनकम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इनकम के बाद से नेशनल इनकम, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम देखा था और नेशनल इनकम से संबंधित हमने सब कुछ देख लिया था। लास्ट पॉइंट जो देखा था वो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा? लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो ये था कि मेजरमेंट जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या पॉइंट था कि भाई 3 तरीके हैं। कौन कौन सा बेटा? प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। और क्या प्रोडक्शन मेथड के बाद से आपका यहीं पर साथ ही साथ में आप देखेंगे इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड, और साथ ही साथ आपका क्या इनकम मेथड के बाद से एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान दीजिएगा, तो ये इतनी बातें हम लोगों ने देख ली थी लास्ट क्लास में। हमने कि देखो राष्ट्रीय आय के मेजरमेंट में ये इतनी बातें हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स देख लिया था। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें देख ली अभी तक, मैं आपको बता दूं। देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। सबसे पहले हमने देख लिया जो थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, बेसिक्स जो हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? उसके बाद मनी के कुछ पार्ट्स, जैसे आप कह लीजिए मनी एंड बैंकिंग का कुछ पार्ट, जैसे हम लोगों ने देख लिया कि रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के जितने टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन कर लिया, फिर फिस्कल पॉलिसी के टर्म्स को एक्सप्लेन कर लिया, फिर हम लोगों ने टैक्सेशन से संबंधित चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया। लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था कि किसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूं, मैं क्लास में लास्ट में क्या बोला था। क्लास में हमने क्या बोला था कि उसी को हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं क्लास में देख लूँ। लास्ट वाली क्लास में हमने क्या बात किया था कि डिस्कस करेंगे, उसी को प्रोसीड करते हैं। एक बार जो बच्चा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसी को डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिएगा, चलिएगा, चलिएगा।
चलिए आज की क्लास में, अभी जो इस क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं वो क्या बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करने चल रहे साथी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय आय के बाद से आप लोग देखिएगा यह हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से है। अब बेरोजगारी क्या है, कैसे है, इन सभी चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब हम बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये तय करें कि बेरोजगारी कहते किसको हैं। बेरोजगारी कहते किसको हैं इसके बारे में हम सबसे पहले क्लियर कर ले कि बेरोजगार कौन है और बेरोजगारी कहते किसको है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 10 साल का बच्चा बेरोजगार है, क्या आप मानेंगे? क्या अगर मैं कहूँ कि 10 साल का कोई बच्चा, 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगार है, तो आप मानेंगे क्या ये बात सही है? क्या ये बेरोजगार है? इसको आप बेरोजगार कहेंगे? अगर मैं कहूं कि कोई शारीरिक रूप से असमर्थ, शारीरिक रूप से असमर्थ बेरोजगार है, बेरोजगार है, तो आप मानोगे ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि ये बेरोजगार है? अगर मैं कहूं कि कोई मानसिक रूप से बेरोजगार है, बेरोजगार है, तो आप मानोगे? क्या आप मानोगे कि यह मानसिक रूप से बेरोजगार है? आपसे अगर मैं कहूं कि कोई 65 वर्ष का व्यक्ति, 65 वर्ष का व्यक्ति बेरोजगार है, व्यक्ति बेरोजगार है, आप मानोगे? बोलो बोलो भाई, क्या ये कोई बात इसमें से सही है? इसमें से कोई भी बात सही नहीं है। अब पूछो कैसे नहीं सही है? ये कोई भी बात सही नहीं है। 10 साल का बच्चा बेरोजगार नहीं होता, 65 वर्ष का व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, कोई मानसिक रूप से यानी पागल आदमी को बेरोजगार हम नहीं कह सकते, हम शारीरिक रूप से किसी असमर्थ व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कह सकते। तो बेरोजगार कहेंगे किसको? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम किसको कहेंगे कि यह बेरोजगार व्यक्ति है, किसको कहेंगे कि बेरोजगार व्यक्ति है? तो आप बताएंगे कि व्हेन अ पर्सन इज रेडी, व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू वर्क on ready to work on prevailing price of market, prevailing price of market, but he or she is not getting जॉब। आप दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, इसमें एक कंडीशन आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। इसमें एक कंडीशन है कि वह 15 से 59 वर्ष के बीच में हो। अगर भारतीय मानक की बात करें तो 15 से 59 वर्ष के बीच में उसकी उम्र हो और वो फिजिकली और मेंटली फिट हो, फिजिकली और मेंटली क्या हो? फिट हो, फिजिकली मेंटली क्या हो? फिट हो। तभी अगर वो फिट है और बाजार की प्रचलित कीमत पर काम करना चाहता है और वो काम नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये जो स्थिति है इसे हम कहेंगे कि बाजार की यह प्रचलित कीमत है, और इस पर बाजार की यह प्रचलित कीमत है और आदमी, कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है और वो काम नहीं प्राप्त कर पा रहा है, इसी को बेरोजगारी कहते हैं। देखो अगर हम हिंदी में लिखें, इसको थोड़ा सा आप एलेबरेट कर लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और बाजार की प्रचलित कीमत
प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार हो, बट वो कार्य नहीं प्राप्त कर पा रहा हो। लेकिन स्वस्थ हो और बाजार की प्रचलित कीमत पर तैयार हो और उसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच, 59 वर्ष के बीच में हो, 15 से 59 वर्ष के बीच हो, वह कार्य नहीं प्राप्त कर पा रहा हो, कार्य नहीं प्राप्त कर पा रहा हो, वह कार्य नहीं प्राप्त कर पा रहा हो, व्यक्ति की यह स्थिति क्या कहलाती है? व्यक्ति की यह स्थिति क्या कहलाती है? प्राप्त कर पा रहा हो, व्यक्ति की यह स्थिति क्या कहलाती? बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी कहलाती है। तो आप कहोगे सर बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो आप बताओगे कि सर बेरोजगारी एक्चुअली जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको कार्य नहीं मिल रहा हो, तो उसकी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। उसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार हो और उसकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में हो, तब अगर उसको काम नहीं मिलता है, तब हम उसकी स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति के रूप में देखते हैं। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलिए। तो अगर कहीं से डाउट रहेगा तो पूछेगा। देखिए, बेरोजगारी के दो तरीके हैं, बेरोजगारी दो स्थितियां हैं, बेरोजगारी की दो स्थितियां हैं। पहली होती है, बेरोजगारी की दो स्थितियां हैं। कौन कौन सी बेटा? एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। गौर कीजिएगा, क्या बेटा? ऐच्छिक बेरोजगारी। और दूसरी होती है क्या? अनऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरी होती है अनऐच्छिक बेरोजगारी। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने आप को जानबूझ करके, वॉलंटियर अनएम्प्लॉय कहते हैं इसको, जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपने आप को बेरोजगार कर रहा हो, क्या बच्चा? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को बेरोजगार करे, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद को जानबूझ करके बेरोजगार करे। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक बेरोजगारी वास्तविक बेरोजगारी नहीं होती, यह जो बेरोजगारी होती है वास्तविक बेरोजगारी नहीं होती। अच्छा, ऐच्छिक में जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या उदाहरण है, ऐच्छिक बेरोजगारी का क्या एग्जाम्पल है, क्यों आप ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थिति को कह रहे हो कि यह वास्तविक नहीं होता? क्यों? क्योंकि जब, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े आदमी का लड़का है, जैसे मान लीजिए कि अंबानी का लड़का है, अगर अंबानी का लड़का काम नहीं करता है किसी भी प्रकार से, या फिर अंबानी के लड़के कोई काम नहीं करते हैं, तो उनको काम करने की ज़रूरत है क्या? बताओ, काम करने की ज़रूरत है क्या? बाय द वे, बिजनेसमैन का बेटा हमेशा बिजनेसमैन होता है, ज़्यादातर बिजनेसमैन होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनको काम करने की ज़रूरत है क्या, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप उनको बेरोजगार कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, आप उनको बेरोजगार कहेंगे। लेकिन कैसा बेरोजगार कहेंगे? वास्तविक, मतलब आप कहोगे कि सर यह तो ऐच्छिक बेरोजगार है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके खुद को क्या किया है? बेरोजगार किया है। इन्होंने क्या किया है? खुद को जानबूझ करके बेरोजगार किया है। अब अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है,
कोई व्यक्ति है जो बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार ही ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, जैसे राजमिस्त्री है, आप अपने घर को जैसे कोई राजमिस्त्री है, आप अपने घर को जुड़वाना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, आपको राजमिस्त्री की आवश्यकता है। आप राजमिस्त्री से, ध्यान दीजिएगा, आप राजमिस्त्री से क्या करते हैं, राजमिस्त्री से कहते हैं कि बात चलिए काम करिए। वह कहता है कि भैया मुझे 5,000 रुपया एक दिन का चाहिए, तो आप उससे काम करवाओगे क्या? अगर कोई ऐसे कहे कि भैया मैं 5,000 रुपया एक दिन का लेता हूं, तो आप उससे काम करवाओगे क्या? ध्यान देना, ध्यान देना, आप उससे काम करवाओगे क्या? मेरे प्यारे साथी आप बताओ, काम करवाओगे क्या? कोई बच्चा बताए, कोई काम करवाएगा क्या? बताओ। तो आप कहोगे नहीं सर कोई काम नहीं करवाएगा। तो जब काम नहीं करवाओगे, जब काम नहीं करवाओगे तो क्या होगा? वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। तो आप कहोगे निश्चित रूप से बेरोजगार हो जाएगा सर। जब किसी व्यक्ति को आप काम ही नहीं देंगे तो वह तो बेरोजगार हो ही जाएगा। तो जब कोई बेरोजगार हो जाएगा तो उसकी स्थिति को आप कहोगे कि यह ऐच्छिक बेरोजगार है, क्योंकि हमने इसको काम करने के लिए बोला बट यह तैयार नहीं हुआ। हमने इसको काम करने को बोला बट he or she is not ready to work on prevailing price of market। वह बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार नहीं है। दैट इज वाई he is the डेलिबरेट, यह जानबूझ करके अपने आप को बेरोजगार कर रहे हैं। क्या? यह अपने आप को जानबूझ करके बेरोजगार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह दोगे, ऐसी स्थिति में आप कह दोगे कि जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपने आप को बेरोजगार करता है, जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपने आप को क्या बेरोजगार करता है, ध्यान से सुनिएगा, तो व्यक्ति की ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि वह ऐच्छिक बेरोजगार है। अब वास्तविक बेरोजगारी हम इसको कहते हैं, वास्तविक बेरोजगारी हम इसको कहते हैं, वास्तविक बेरोजगारी हम किसको कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी को। अनैच्छिक बेरोजगारी ध्यान से देखिएगा दो प्रकार की होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब वही जो हमने डेफिनेशन पीछे लगाया कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है बच्चा, अनैच्छिक बेरोजगारी, ध्यान से देखिएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी, एक होती है ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी, दूसरी होती है शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी। दूसरा होता है शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी। क्या? दूसरा शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी। क्या बेटा? दूसरा शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी। पहला है ग्रामीण क्षेत्र की और दूसरा है शहरी क्षेत्र की। जब हम शहरी क्षेत्र की बात, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो प्रकार देखने को मिलता है। पहला आपको क्या देखने को मिलता है? प्रच्छन्न, छिपी, अदृश्य, प्रच्छन्न, छिपी, अदृश्य बेरोजगारी। दूसरा आपको क्या? मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्या? दूसरा मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। अब दोनों को हम एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर शहरी बेरोजगारी की बात करें तो शहरी भी दो प्रकार की है। कौन कौन सा बेटा? देखो, शहरी बेरोजगारी में आप देखोगे कि असर औद्योगिक बेरोजगारी है, औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और आपका औद्योगिक बेरोजगारी और आपका बच्चा कौन सी बेरोजगारी? औद्योगिक बेरोजगारी। और यहां पर औद्योगिक बेरोजगारी के साथ साथ आपको यहां पर शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, गौर कीजिएगा। और आपका औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, दोनों बातों में अंतर है। क्या है? अभी आप एक एक करके चलते हैं, देखते हैं। हम ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। सब साथी समझिएगा, ग्रामीण बेरोजगारी में आपका सबसे पहला जो आपका यहाँ पर कौन सा बेरोजगारी है? आपका प्रच्छन्न, छिपी या अदृश्य बेरोजगारी। हम किस पर बात करने चल रहे हैं?
प्रच्छन्न, छिपी, अदृश्य, प्रच्छन्न, छिपी, अदृश्य बेरोजगारी। अब गौर से समझना ये क्या कह रहा है। प्रच्छन्न छिपी यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है बच्चा, ये ध्यान से देखिएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आवश्यकता से अधिक किसी कार्य में लोगों का लगे हुए होना, आवश्यकता से अधिक किसी कार्य में लोगों का लगे हुए होना, आवश्यकता से अधिक किसी कार्य में लोगों का लगे हुए होना। जब किसी कार्य में लोग आवश्यकता से अधिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कार्य में लोग आवश्यकता से अधिक होते हैं, गौर कीजिएगा, आवश्यकता से अधिक किसी कार्य में जब लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा ये कोई क्या है, जमीन का टुकड़ा है, इसमें 5 सदस्य काम करते हैं, 5 लोग मिल करके काम कर रहे हैं और इस जमीन की उर्वरता क्षमता ये है कि 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन करती है। इस जमीन की उर्वरा क्षमता इतनी है कि यह 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन करती है। अगर ये 5 लोग मिल करके 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि एक लोग और आ जाए फिर भी यह 10 कुंतल उत्पादन रहता है। यानी पहले 5 लोग काम कर रहे थे, एक व्यक्ति और आ जाए, अगर उत्पादकता की जो स्थिति है वह वही रहे, 5 लोग पहले थे, एक व्यक्ति और जुड़ गए तो 6 लोग हो गए ना, तो 6 लोग होने पर उत्पादकता क्या 10 ही कुंतल रहे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में 10 कुंतल गेहूं के उत्पादकता की स्थिति को देखते हुए आप क्या करोगे बेटा, 10 कुंतल गेहूं की उत्पादकता, मान लीजिए कि 5 लोग मिलकर के 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और एक व्यक्ति और जुड़ा, तो इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में जुड़े उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो, हालांकि यह काम कर रहा है लेकिन इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या बेटा, शून्य है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में जुड़ा हुआ हो और उसके कार्य में जुड़ने से कार्य की उत्पादकता पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में जुड़ा हुआ हो, उसके कार्य में जुड़ने से कार्य की उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये व्यक्ति जुड़ा लेकिन उसके जुड़ने से कार्य की उत्पादकता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि यह जो स्थिति है, इस व्यक्ति की स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की है। क्यों? क्योंकि यह कार्य तो कर रहा लेकिन इसके कार्य में होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, आप इस परिभाषा को और ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी कार्य में किसी के होने या न होने से कार्य की उत्पादकता पर कोई प्रभाव न पड़े। जब किसी कार्य में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, उसके कार्य में जुड़े रहने या ना जुड़े रहने से कार्य की उत्पादकता पर प्रभाव ना पड़े, तो ये स्थिति भी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है इसी में जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब किसी व्यक्ति की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब किसी व्यक्ति की
व्यक्ति की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी एमपी, सीमांत उत्पादकता। सीमांत उत्पादकता मतलब उस व्यक्ति की वजह से क्या उत्पादन में बदलाव हुआ, कितना उत्पादन में बदलाव हुआ, ठीक है, वो सीमांत उत्पादकता, उत्पादकता में कोई बदलाव न हो, सीमांत उत्पादकता में कोई बदलाव न हो, या फिर सीमांत उत्पादकता शून्य हो, शून्य हो, व्यक्ति की स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। व्यक्ति की स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। क्लियर रहेगा? व्यक्ति की स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कब हो गई? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में जुड़ा है और उसके कार्य में होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या हो गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी के बाद से बेटा हम क्या देखेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी के बाद से हम देखेंगे साथी कि जब कोई व्यक्ति, अच्छा दूसरा इसमें था ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी में मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ये क्या होता है बेटा? मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जब किसी मौसम की वजह से रोजगार उपलब्ध हो और मौसम चला जाए तो रोजगार चला जाए। मतलब मौसम चले जाने की, मौसम बीत जाने की वजह से रोजगार भी चला जाता है जब, यानी जैसे अगर हम अपने देश में देखें, मार्च अप्रैल में मैक्सिमम टाइम पर आप देखिए कि गेहूं की कटाई के बाद से गेहूं की कटाई और दवाई के बाद से जो किसान है उनके पास स्पेशली कोई काम नहीं रहता है। गेहूं की कटाई के बाद से किसानों के पास कोई काम नहीं रहता। गेहूं की कटाई के बाद काम नहीं रहता। आप देखो ना, आप देखो मई जून जुलाई, हमारे यहाँ क्या मई जून तक हमारे देश में तो छुट्टी ही किया जाता है, पूरी गर्मी का छुट्टी किया जाता है। उस टाइम हमारे देश में किसानों के पास भी कोई काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फसल तो सारे उन्होंने घरों में रख लिए। अब जब फसल घर में रख लिए तो उत्पादकता की स्थिति क्या हो गई? अब जो उनका काम था जिसकी वजह से उनको कुछ आमदनी हो रही थी वो तो बंद हो गया। तो इसका मतलब है आप कहोगे मौसम बीत जाने की वजह से उत्पन्न फसलों के मौसम बीत जाने की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी। अब आप में से कई सारे साथी समझेंगे कि देखो मौसम बीत गया तो रोजगार चला गया, तो मौसम बीत जाने की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, मौसम बीत जाने की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। अब जैसे जैसे गेहूं की कटाई हो गई, अब ऐसे ही हर फसल के बाद से कुछ दिनों के लिए मौसम बीत जाने की वजह से हमारे किसान भाइयों के पास काम नहीं होता। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह स्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। स्थायी स्वभाव मतलब परमानेंट नेचर, परमानेंट। अच्छा एक बात बताओ, परमानेंट नेचर आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप मौसम तो बदल नहीं सकते हो, जो मौसम है वो आप बदल नहीं सकते हो। तो मौसम जब बदल नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा परमानेंट ही रहेगा कि जब गर्मी आएगी तो लोगों के पास काम नहीं होगा। हाँ, इन फ्यूचर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसानों के पास कोई ऑप्शन आ जाए कि वह गर्मी के छुट्टियों के समय में भी
अगर उत्पादकता में वृद्धि कर लें तब तो एक बहुत बड़ी बात हो जाए, तब तो एक बहुत बड़ी बात हो, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन हम इसको कहेंगे कि यह परमानेंट नेचर का बेरोजगारी होता है। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी परमानेंट नेचर की होती है, याद रखिएगा, ये भी परमानेंट नेचर की होती है, परमानेंट नेचर की ये भी होती है। क्यों? आप ध्यान दीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली अधिकतम बेरोजगारी परमानेंट नेचर की होती है। अब बस इतना सा पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा चलिए, ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी। एक पॉइंट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, सर एक बात बताइए, पर हम इसको ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों कह रहे हैं, हम इसको ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी क्यों कह रहे हैं? शहरों में भी तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि अगर भाई ठंडी है तो ठंडी के समय में जैकेट बनाने वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में उसके विपरीत होता है, गर्मी में इसी के जस्ट विपरीत होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम शहरों में भी इसको थोड़ा बहुत देखते हैं, हाँ देखते हैं, लेकिन अधिक बेरोजगारी कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है? उसकी वजह से आप बताओगे कि अधिक बेरोजगारी हमको ज़्यादातर बेरोजगारी इससे रिलेटेड ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस वजह से हम कहते हैं कि यह ग्रामीण बेरोजगारी है। अच्छा, इसके बाद शहरी बेरोजगारी की हम बात करें, और शहरी बेरोजगारी में आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखनी चाहिए, शहरी बेरोजगारी में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखनी चाहिए वो ये है, शहरी बेरोजगारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखनी चाहिए वो ये है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है औद्योगिक बेरोजगारी, इसको आप देखिए, औद्योगिक बेरोजगारी, इसको क्या कहते हैं बेटा? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चा? जैसे उद्योगों में, मान लीजिए कि किसी उद्योग में, जैसे मान लीजिए कि कोई ABC कंपनी है, उसमें 200 रिक्तियां हैं, अगर इसके आवेदनकर्ता 1000 आ जाए, किसी कोई ABC कंपनी है, उस ABC कंपनी में 200 रिक्तियां हैं और 200 रिक्तियों में आपको 1000 आवेदन देखने को मिले, तो क्या होगा? इन 200 रिक्तियों में 1000 आवेदन देखने को मिलेगा, तो आप इन 800 लोगों को क्या कहोगे? 800 लोगों को कहोगे उस उद्योग के सापेक्ष कितनी बेरोजगारी है? 800 लोगों की बेरोजगारी है। तो जब औद्योगिक बेरोजगारी की बात करते हैं तो आप कहोगे उद्योगों में रिक्तियों से अधिक, उद्योगों में रिक्तियों से अधिक, उद्योगों में रिक्तियों से अधिक आवेदनकर्ताओं रिक्तियों से अधिक आवेदन आने पर, उद्योगों में रिक्तियों से अधिक आवेदन आने पर इन अधिक आवेदनकर्ताओं की स्थिति को, अधिक आवेदनकर्ताओं को की स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। उद्योगों में रिक्तियों से अधिक आवेदन करता, मान लो मैंने क्या कहा कि किसी उद्योग में 200 रिक्तियां हैं, 200 रिक्तियां हैं और उसके आवेदनकर्ता कितने हैं? 1000 हैं। तो 800 लोग जो हुए, वह जो 800 लोग हुए वह अधिक आवेदनकर्ता कहलाएंगे, और इन अधिक आवेदनकर्ताओं को औद्योगिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।
चूंकि उद्योग जो है शहरों की तरफ ज्यादा पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि उद्योग जो है शहरों में ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको औद्योगिक बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। इसी वजह से इसको औद्योगिक बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से हम आते हैं शिक्षित बेरोजगारी, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चा? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं प्यारे साथियों, तो आपको दो तीन बातें यहाँ से बड़ा क्लियर समझना पड़ेगा, बड़ा क्लियर समझना पड़ेगा कि जब हम औद्योगिक बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो एकदम से क्लियर होना चाहिए, एकदम से क्लियर होना चाहिए औद्योगिक बेरोजगारी में, सॉरी शिक्षित बेरोजगारी में, कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं शिक्षा के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप रोजगार उपलब्ध न होना, उपलब्ध न होना क्या कहलाता है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। ध्यान देना, शिक्षा के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप रोजगार उपलब्ध न होना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। अब पॉइंट क्या है? शिक्षा के अनुरूप मतलब जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप 10+2 किए हैं और अगर CHSL की वैकेंसी ना आए, CHSL की वैकेंसी ना आए, रेलवे की वैकेंसी ना आए, जो 10+2 पर है, जो भी 10+2 पर, जैसे मान लो कि यूपी में लेखपाल है, लेखपाल है, लेखपाल है और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो आए ही ना, वो आए ही ना, उपलब्धि ना हो, मतलब आए ही ना, उन वह सरकार निकाले ही ना। 10+2 है, CHSL है, रेलवे है, 10+2 के सापेक्ष अगर वैकेंसी आए ही ना, तब क्या कहोगे? तब क्या कहोगे? आप कहोगे सर जब 10+2 के सापेक्ष रोजगार नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे बच्चा कि, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि भाई जो बच्चे 10+2 करके बैठे हुए हैं, जो 10+2 करके बैठे हुए हैं, वो इस रोजगार के सापेक्ष, इस रोजगार के सापेक्ष, इस रोजगार के सापेक्ष प्राइवेट जॉब्स भी जहां पर 10+2 अलाउड है, 10+2 से संबंधित वैकेंसीज हैं, अगर वहां वैकेंसी नहीं होती तो हम कहेंगे कि अपने शिक्षा के अनुरूप लोग बेरोजगार हैं। अगर यहीं पर हम कहें ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की बात कर लें, अगर हम कहें ग्रेजुएशन पर कोई व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। ग्रेजुएशन करके कोई व्यक्ति बेरोजगार है, गौर कीजिएगा, ग्रेजुएशन पे मतलब जैसे CGL की वैकेंसी ना आए, UPSC की वैकेंसी ना आए, ठीक है, UPSC की वैकेंसी ना आए, या फिर जो भी UPPCS की वैकेंसी ना आए, BPSC की वैकेंसी ना आए, BPSC की वैकेंसी ना आए, या फिर जहां पर जिस प्राइवेट कंपनी में, जिस प्राइवेट कंपनी में क्या, जिस प्राइवेट कंपनी में ग्रेजुएशन की नीड हो, उसके बिहाफ पर रोजगार ना आए, तब आप क्या हैं? उसके सापेक्ष बेरोजगार हैं। CGL के, UPSC के, UPPCS के, UPPSC के, UPPSC के, BPSC के प्राइवेट जॉब्स के प्रति आप बेरोजगार हैं, मतलब उसके सापेक्ष बेरोजगार हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि आप B.Ed कर रखे हैं, आप B.Ed कर रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप PhD कर रखे हैं, आप PhD कर रखे हैं, आप B.Ed कर रखे हैं, आप PhD कर रखे हैं, अगर इसके सापेक्ष आप क्या रोजगार नहीं प्राप्त कर पा, मतलब वैकेंसी ना है, जैसे अगर टीचिंग की वैकेंसी ना है, टीचिंग की वैकेंसी ना है, और जैसे मान लीजिए कि प्रोफेसर की वैकेंसी ना आए, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वो प्रोफेसर की वैकेंसी में वैकेंसी ना आए, आप वैसे ही मान लीजिए बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हैं और आपको क्या, बीटेक किए हैं, आपको प्राइवेट कंपनी वाले, प्राइवेट कंपनीज में वैकेंसी नहीं आ रही है,
एमटेक किए हैं, इसी तरीके से एमबीए किए हैं, अगर आपके एजुकेशन के हिसाब से अर्थव्यवस्था में वैकेंसी नहीं है, आपकी शिक्षा के अनुरूप अगर वैकेंसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपने एमबीए किया, प्राइवेट जॉब में वैकेंसी नहीं है, तो आप क्या है, शिक्षित बेरोजगार है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको क्या ये आपको पता है, क्या ये आपको पता है कि अगर वैकेंसी आ जाए, अगर वैकेंसी आ जाए और आप उस वैकेंसी में अपने आप को सिद्ध न कर पाओ, अगर वैकेंसी आ जाए और अगर अपने आप को सिद्ध ना कर पाओ, तो क्या आप शिक्षित बेरोजगार कहलाओगे? बोलो, क्या आप शिक्षित बेरोजगार हैं जब वैकेंसी आ जाए और आप उस वैकेंसी को नहीं निकाल पा रहे हो? बताओ, अगर आप वैकेंसी को नहीं निकाल पा रहे हो तो आप शिक्षित बेरोजगार हो? नहीं। तब क्या हो? तब आप अयोग्य हो गए। किसके सापेक्ष? उस रोजगार के सापेक्ष आप अयोग्य हो गए। तो इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा का मिसमैच हो गया, आपकी एजुकेशन का मिसमैच हो गया। ठीक है, आपकी शिक्षा का, आपकी एजुकेशन का मिसमैच हो गया। जितना योग्यता मांग रहा था वैकेंसी, आप उतना साबित नहीं कर पाए, तो आप क्या, शिक्षित बेरोजगार नहीं हुए। आप क्या कहलाएंगे? आप उस रोजगार के सापेक्ष अयोग्य हो गए। अब आप संरचनात्मक बेरोजगार के पार्ट हो गए। अब आप कहोगे सर संरचनात्मक बेरोजगार का मतलब, तब आप क्या हो जाएंगे? संरचनात्मक बेरोजगार के पार्ट हो जाएंगे, बेरोजगारी के हिस्सेदार हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर संरचनात्मक बेरोजगारी तो आपने बताई नहीं, ये अलग से कहां से आ गया? तो आप कहोगे सर देखो, इसलिए आप क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब रोजगार होते हुए भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त न कर पाए। रोजगार की वह अवस्था जिसमें लोग रोजगार होते हुए भी रोजगार को प्राप्त ना कर पाए। जब रोजगार होते हुए भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त न कर पाए। ध्यान देना, जब रोजगार होते हुए भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त ना कर पाए, तो व्यक्ति की स्थिति संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है बच्चा, व्यक्ति की स्थिति संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्लियर है बच्चा? अब आप कहोगे कि सर नहीं समझ में आया संरचनात्मक। देखो अभी जैसे अगर मैं कहूं, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे यहाँ पर, मेरे रूम पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब खाली है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की हमारे यहाँ जॉब वैकेंट है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी हमारे यहाँ वैकेंट है, आप रोजगार चाहें तो ले सकते हैं। अब आप में से कुछ साथी ऐसे हो जो पीएचडी भी कर रखे हो, मान लीजिए कि आप में से कुछ साथी पीएचडी कर रखे हो। एक बात बताओ, क्या कंप्यूटर चलाने के लिए पीएचडी की आवश्यकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, आपको कंप्यूटर नॉर्मल चलाने आना चाहिए बस, यही तो। अगर आपको कंप्यूटर चलाने आता है तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बट आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है, लेकिन आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब प्राप्त नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल कंप्यूटर। अगर आपको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर को हैंडल कैसे करते हैं, कंप्यूटर को हैंडल कैसे करते हैं,
तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रोजगार होकर के भी आप रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ योर एजुकेशन, मिसमैच ऑफ योर जो भी आपकी स्किल है वो मैच नहीं कर रही है, इस वजह से आप उस रोजगार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मिसमैच ऑफ। अब आपने देखा कि जैसे संरचनात्मक, एक सेकेंड साथी, देखिएगा मैंने क्या कहा कि जैसे रोजगार होते हुए भी जब कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त ना कर पाए, यही तो मैंने बोला। यहां पर आपने देखा रोजगार है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, आप पीएचडी कर रखे हैं, बट उस रोजगार को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी? ये जो स्थिति है ये कहलाएगी संरचनात्मक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी से थोड़ा सा अलग कैसे हो गई है? शिक्षित बेरोजगारी से ये थोड़ा सा अलग कैसे हो गया बच्चा? तो आप कहोगे सर ये अलग ऐसे हो गया कि इसमें रोजगार की स्थिति जो है, इसमें क्या है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है और जगहों पर, मतलब इसमें क्या है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तब आप शिक्षित बेरोजगार हो। लेकिन अगर वैकेंसी आए और आप रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, अगर आप रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे तो आप अयोग्य हुए, और अयोग्यता को संरचनात्मक बेरोजगारी के माध्यम से दर्शाया जाता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो उसके पीछे का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एनीवंस एलिजिबिलिटी? अयोग्यता के पीछे किसी व्यक्ति की पीछे की क्या कारण है कि वह अयोग्य हो गया? तो आप बताओगे सर उसके पीछे के कारण है रूढ़िवादी व्यवस्था। क्या? रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी शिक्षण प्रणाली, रूढ़िवादी शिक्षण प्रणाली, रूढ़िवादी शिक्षण प्रणाली। क्या? रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी शिक्षण प्रणाली, ये दोनों ही स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं। यह पुरानी शिक्षा व्यवस्था की वजह से आज आप क्या, जैसे आप इंटर किए तो बीए करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, ये वैसे ही जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया गांव में, तो ये चलन है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो बीएड कर लीजिए, नहीं तो आपका विवाह नहीं होगा। लड़कियों में तो यही होता है, बीएड कर लीजिए नहीं तो आपका विवाह तक नहीं होगा, ऐसा प्रथा है, ऐसा कॉन्सेंट है। ठीक है, तो ये हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी समझ गए? मतलब जब रोजगार होते हुए भी जब कोई रोजगार प्राप्त ना कर पाए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? मुझे आप सभी साथी बताएं, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? तो आप बताओगे सर संरचनात्मक बेरोजगारी
सर्वाधिक पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक बेरोजगारी संरचनात्मक है, तो ये याद रखना। इसके बाद से आपको मैं पूछूं कि चलो आपने सब समझ लिया कि भारत के अंदर पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है, एक पॉइंट आप जरूर नोट करके लिख लीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी भारत में पाई जाने वाली अधिकतम बेरोजगारी तो जैसे अधिकतम बेरोजगारी, कुछ बेरोजगारी अस्थायी भी होती है। अधिकतम इसलिए कहा, जैसे अगर मैंने आपको पीछे क्या बताया, प्रच्छन्न, छिपी अदृश्य, प्रच्छन्न छिपी अदृश्य। जैसे मैंने आपको क्या बताया, प्रच्छन्न छिपी अदृश्य बेरोजगारी, और साथ ही साथ प्रच्छन्न छिपी अदृश्य बेरोजगारी के बारे में बताया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, ध्यान दीजिएगा बच्चा, प्रच्छन्न छिपी अदृश्य बेरोजगारी, साथ ही साथ आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, प्रच्छन्न छिपी अदृश्य बेरोजगारी, साथ ही साथ आप यहाँ पर नोट करिएगा, प्रच्छन्न छिपी अदृश्य बेरोजगारी या फिर मौसमी बेरोजगारी या फिर औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है, या फिर आपका शिक्षित बेरोजगारी, या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। ये सभी किस प्रकार के हैं, स्थायी स्वभाव की बेरोजगारी है। ये सभी किस प्रकार के हैं, स्थायी स्वभाव की बेरोजगारी है, यानी ये परमानेंट नेचर के हैं, परमानेंट नेचर की, जल्दी समाप्त होने वाली बेरोजगारी नहीं है। इनमें बहुत मेहनत लगेगा सरकार को। शिक्षित और संरचनात्मक तो तेजी से सुधारा जा सकता है, लेकिन ये तीन बिल्कुल नहीं। ये सभी, इसीलिए मैंने कहा अधिकतम बेरोजगारी क्या है, स्थायी स्वभाव की है। इसके बाद आता है आपका विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। क्या बेटा, विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, ध्यान दीजिएगा, विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो है वो क्या है। देखो बच्चा, जब हम विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। पहला आपका चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। चक्रीय मतलब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। घर्षणात्मक मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बच्चा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें बच्चा, तो गौर कीजिएगा, जब हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो
ये आसान से शब्दों में आप कह सकते हो कि व्हेन डिमांड विल डिक्रीज इन द मार्केट देन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ देन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जब बाजार में मांग की कमी होती है, मांग की कमी होती है तो उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने लगता है। अर्थात जब उत्पादन कम होगा तो उत्पादन में कार्य कर रहे लोगों की नौकरी भी तो जाएगी। जब उत्पादन कम होगा तो उत्पादन में कार्य कर रहे लोगों की नौकरी भी तो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सर। जब बाजार में मांग की कमी होती है तो उत्पादन कम होने लगता है। अर्थात मांग में कमी होने की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी, मांग में कमी होने की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? मांग में, जब बाजार में मांग की कमी होती है तो उत्पादन कम होने लगता है, और अर्थात मांग में कमी होने लगती है। अर्थात मांग में कमी होने की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, मांग कम हुआ बढ़ गया, कम हुआ बढ़ गया, कम हुआ बढ़ गया, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो मांग जब कम हो गया, यानी जब डिमांड कम होता है लोगों का, जब डिमांड कम होगा तो उत्पादन के कार्य प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। वही मांग में कमी हुआ, मांग कम हुआ और बेरोजगारी बढ़ गई, फिर मांग बढ़ गया, बेरोजगारी कम हो गई, फिर मांग कम हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, फिर मांग बढ़ गया, बेरोजगारी कम हो गई, फिर मांग बढ़ गया, मांग घट गया, बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या कह दोगे कि यह चक्रीय बेरोजगारी है। अच्छा, यह अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है, यह अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। याद रहेगा क्या है बच्चा? यह अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। क्लियर रखिएगा ये बात। अस्थायी स्वभाव की मतलब ये जल्दी समाप्त हो जाती है, जिस जगह पर देखने को मिलती है। अच्छा, हमारे भारत में भी ये देखने को मिलता है। कहाँ पर? हमारे भारत के मेट्रो सिटीज में ये देखने को मिलता है। भारत के मेट्रो शहरों में चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो मौसमी बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं हम इसको दूसरे शब्दों में अगर देखें, जो विकसित देशों के साथ हम यहाँ रिलेट करके बोल रहे हैं, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो विकसित देशों में हम देख रहे हैं वही हमको यहाँ पर रिलेट करके मिल रहा है। कोई दिक्कत है? कोई बात है? कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। कहीं से किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताएंगे। एक सेकेंड साथियों।
चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे साथी, हम लोग बात कर रहे थे कि यह अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है, या यह अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। भारत के मेट्रो सिटीज में भी देखने को मिलती है। ठीक है, भारत के मेट्रो सिटीज में भी क्या हमको यह बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चा, भारत के मेट्रो सिटीज में भी हमको यह बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे मेट्रो सिटीज, अब आपसे अगर मैं पूछूं तो आप तो सब जानते हैं ना कि भाई भारत की मेट्रो सिटीज है कौन कौन सी, किनको आप मेट्रो सिटीज कहते हो। चारों महानगर याद है, चारों महानगर तो आपको पता ही होगा। चलो देखो, तो ये हो गया आपका चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद आता है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी क्या, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं बच्चा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली जैसे एक कार्य को छोड़ करके जब कोई व्यक्ति दूसरे कार्य में जुड़ता है, जैसे मान लीजिए कि आप महिंद्रा कंपनी में काम कर रहे हैं, महिंद्रा कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर टाटा कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, महिंद्रा कंपनी से आप टाटा कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, महिंद्रा कंपनी में मान लीजिए कि आप किसी भी कारण से कोई भी जॉब पकड़ के छोड़ रहे हैं, किसी भी कारण से आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, सैलरी हो सकता है, घर के नज़दीक हो सकता है, आपको वहाँ पर काम करने का मन था, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपको यहाँ पर काम करने का। ठीक है, तो जब आप एक कंपनी को छोड़ करके या फिर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, दोनों जगहों पे आप कहीं भी, आप यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ अगर आप काम को ज्वाइन करते हैं तो आप निश्चित रूप से जब एक काम को छोड़ेंगे तभी दूसरा ज्वाइन करेंगे। तो आप में से बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि सर एक ही साथ दो काम नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आप एक ही व्यक्ति हैं और 9 से 4 यहाँ ड्यूटी है, 9 से 4 यहाँ ड्यूटी है, तो आप अपना शरीर आधा फाड़ के यहाँ नहीं रख सकते, आधा वहाँ नहीं रख सकते। हाँ, तब कर सकते हैं जब आप वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन ऐसा कोई कंपनी ऑफर नहीं देती है आपको कि आप दोनों जगह काम करिए। हाँ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़ा आपका नाम है, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट, तब आप कह सकते हैं कि हाँ आप उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आप उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जुड़ता है, जब कोई व्यक्ति एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जुड़ता है तो वह कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों या कुछ मिनट के लिए जरूर बेरोजगार होता है, व्यक्ति की यही स्थिति क्या कहलाती है? व्यक्ति की यही स्थिति क्या कहलाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। व्यक्ति की यही स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है बच्चा, घर्षणात्मक बेरोजगारी यही स्थिति कहलाती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति ज़्यादा दिन के लिए बेरोजगार
नहीं होता, व्यक्ति इसमें ज़्यादा दिन के लिए बेरोजगार नहीं होता, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप एक काम छोड़ करके दूसरा तुरंत उसी दिन दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए। ऐसा भी होता है कि एक काम छोड़ करके आप दूसरी कंपनी में तुरंत ज्वाइन कर लिए, ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, चलिए, तो ये हो गया घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब यह भी अल्प अवधि, यह भी बहुत कम समय के लिए होता है, तो आप कहोगे यह भी अस्थायी स्वभाव का यह भी अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। क्या बच्चा, यह भी अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। ठीक है, ठीक है बच्चा, अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। अच्छा चलो, अब इसके बाद हम बात करें बेरोजगारी का मापन। बेरोजगारी का मापन, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे मेजरमेंट करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट कैसे करोगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करें तो क्या मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी का मापन के बारे में बात करें तो गौर कीजिएगा, तीन तरीके हैं भारत में बेरोजगारी के मापन के, तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, यानी सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा आपका चालू साप्ताहिक स्थिति यानी करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीसरा चालू दैनिक स्थिति यानी करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चा, करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम सामान्य स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति सामान्य स्थिति की बात करते हैं, इसमें आप कहते हैं जब कोई व्यक्ति वर्ष के अधिकांश दिनों तक, यानी 272 गुणे क्या 8 आर के हिसाब से, जब कोई व्यक्ति वर्ष के अधिकांश दिनों तक बेरोजगार रहता है, कितने, 272 दिन, 272 दिन, ये छुट्टियों को छोड़ करके 272, 52 दिन अगर आप छुट्टी निकाल दें, 365 में से अगर 365 में से अगर आप 52 निकाल दें तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 313, यानी, और इसमें से 272 दिन आप निकाल दीजिए, 3 2 1, 11 में से 7 गए 4, 41 दिन बस एक्स्ट्रा। मतलब आप अगर वर्ष के अधिकांश दिनों तक, वर्ष के अधिकांश दिनों तक अगर आप बेरोजगार रहते हैं, वर्ष के अधिकांश दिनों तक अगर आप बेरोजगार रहते हैं तो आपकी स्थिति को सामान्य स्थिति का बेरोजगारी माना जाता है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी की भी बेरोजगारी देखने को मिलती है हमारे देश के अंदर, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं, जैसे चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी, चालू साप्ताहिक स्थिति यानी करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा,
करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस सप्ताह सर्वेक्षण सप्ताह के ठीक पिछले सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है, सर्वेक्षण सप्ताह के ठीक पिछले सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसकी स्थिति करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट की होती है, CWS की स्थिति होती है, CWS। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेटस इसमें सबसे बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या बेटा? तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी, चालू दैनिक स्थिति की जो बेरोजगारी है, ध्यान दीजिएगा, जब हम चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इसको क्या कहते हैं? CDS यानी करंट डेली स्टेटस। इसमें 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं बच्चा? ध्यान देना। 3 कंडीशंस, पहली कंडीशन ये है कि जब कोई व्यक्ति दिन भर में 4 घंटे या उससे अधिक का रोजगार प्राप्त करता है तो उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। 4 घंटे या मोर देन 4 घंटे या प्लस 4 घंटे या उससे अधिक का रोजगार प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। पूर्ण रोजगार, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति यहीं पर जब कोई व्यक्ति 1 घंटे प्लस 1 घंटे से अधिक लेकिन 4 घंटे से कम, 1 घंटे से अधिक लेकिन 4 घंटे से कम रोजगार प्राप्त करता है तो वह क्या, उसकी स्थिति को हम कहते हैं अर्ध रोजगार, हाफ एम्प्लॉयमेंट, अर्ध रोजगार की स्थिति कहते हैं। उसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अर्ध रोजगार की स्थिति कहते हैं। ठीक है, उसकी स्थिति को हम अर्ध रोजगार की स्थिति कहते हैं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त ना कर पाए, 1 घंटे का भी रोजगार न मिले, रोजगार प्राप्त न कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार। उसको हम क्या कहते हैं? चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार, चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? चालू दैनिक स्थिति का क्या बेरोजगार कहते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा सर्वेक्षण सप्ताह, ये सर्वेक्षण करता कौन है? यह सर्वेक्षण करता कौन है? ध्यान दीजिएगा, यह सर्वेक्षण करता कौन है? तो आप बताएंगे सर, सर्वेक्षण करने मतलब NSSO जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका क्या करता है? सर्वेक्षण करता है। इसका मुख्यालय कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है। चलिए, तो दिस वाज, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये किसने दिया है? ये तीनों ही स्थितियां दिया किसने है? तो आप बताओगे भगवती चरण कमेटी। किसने बच्चा? भगवती चरण कमेटी, भगवती चरण समिति के द्वारा यह तीनों ही स्थितियां दी गई हैं। यह भगवती चरण समिति के द्वारा तीनों ही स्थितियां दी गई हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं गरीबी। हमने बेरोजगारी देख लिया, अगला टॉपिक जो है वो है गरीबी। गरीब कौन है? जब कोई व्यक्ति
अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल ना कर पाए। अब बेसिक नेसेसिटीज में पहले क्या क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक नेसेसिटीज होती कौन कौन सी हैं, नेसेसिटीज यानी जो जो लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स एंड वांट्स होती हैं, अगर कोई व्यक्ति वो फुलफिल ना कर पाए। अब बेसिक नीड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं, आप कमेंट करके बताइए कि भाई बेसिक नीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको दो बातें ध्यान देनी है। बेसिक नीड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर दो बातें ध्यान देनी है। क्या क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति के पास रोटी यानी खाने की व्यवस्था हो, यानी खाने, कपड़ा यानी अच्छा कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा, स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ पहनावा एक्चुअली, मकान, रहने लायक मकान हो। रहने लायक मतलब ऐसा ना हो कि चूता रहे, मकान कहने को है वो मकान नाम पर कलंक है, ऐसा ना हो, ठीक है। मकान, रहने लायक मकान हो। ये तो पहले थे, कुछ पॉइंट्स और भी अब ऐड कर दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई जिंदा रहता है, अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो उसके लिए एक निश्चित डेटा भी, मतलब इंटरनेट डेटा भी होना आवश्यक है। आज के टाइम पर अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से जिंदा नहीं है, ऐसा मान लीजिए। ऐसा मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, साथ साथ डेटा भी होना चाहिए और सामाजिक रूप से सम्मानित होना चाहिए। सामाजिक रूप से व्यक्ति का स्वाभिमान सुरक्षित रहे, स्वाभिमान, उसका जो स्वाभिमान है वह भी बचा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वह जिंदा है, ठीक है, बस वो जिंदा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, अगर हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करें तो यह इतनी चीजें उसकी होनी चाहिए। तो गरीबी किसे कहते हैं? अगर मैं कहूँ गरीबी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे सर गरीबी जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाता। तो बेसिक नेसेसिटीज खाना, स्वच्छ पहनावा, रहने लायक मकान और डेटा, सामाजिक रूप से व्यक्ति अपने आप को अपने स्वाभिमान को सुरक्षित कर पाता हो, यह भी आवश्यक है। अगर ऐसा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए गरीबी की जो स्थिति है मूल रूप से हमारे देश में दो ज़्यादा फेमस है, एक्चुअली होते तीन हैं लेकिन दो सबसे ज़्यादा फेमस है। गरीबी में दो स्थितियां सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन कौन सी? पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब निरपेक्ष गरीबी और दूसरा यहां पर क्या? रिलेटिव पॉवर्टी, ध्यान दीजिएगा, यानी हाँ सापेक्ष गरीबी। अब अगर आपको निरपेक्षता और वो समझनी है, निरपेक्ष और सापेक्ष के बीच का अंतर समझना है तो आप बड़े आसानी से ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये क्या मैंने बोला? मैंने किसी के साथ कोई तुलना नहीं की, बस आपको स्वतंत्र रूप से मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मैं कह दूं कि आप क्लास में सबसे अच्छे इंसान हैं तो मैंने क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपकी तुलना कर दी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैंने क्या कर दी? आपकी तुलना कर दी। तो ज्यों ही मैंने तुलना कर दी अब आप इसमें आ गए सापेक्षता में। यानी जब हम कह रहे हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, बस आपको बता दे रहे हैं कि आप एब्सोल्यूट अच्छे हो। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप क्लास में सबसे अच्छे हो, आप क्लास में सबसे बुरे हो, तो ऐसे में आप तुरंत क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप सापेक्षता की बात करते हो। ठीक है, आप सापेक्षता की बात करते हो। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जब हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट पावर्टी, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट पावर्टी का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? सर आर ब्यायड ने। सर आर ब्यायड ने क्या किया था? इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यह अवधारणा दी थी, यह अवधारणा दी थी। रिलेटिव पावर्टी में दो लोगों का नाम आता है, दो लोगों का नाम आता है। कौन कौन सा बच्चा? कौन कौन? एक आते हैं आपके लॉरेंज, आर्थर लॉरेंज, और कौन बेटा? आर्थर लॉरेंज, और आपका गिनी गुणांक, कोरैडो गिनी, ठीक है, कोरैडो गिनी, इन दोनों लोगों का नाम आता है विशेषकर। ध्यान देना, जब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता, तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता। आप कहोगे यहाँ तुलनात्मक अध्ययन होता है, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सिर गणना विधि का प्रयोग किया जाता है, सिर गणना विधि का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिर गणना, यहाँ पर सापेक्षता का प्रयोग किया जाता है, यहाँ सापेक्षता का प्रयोग किया जाता है, सापेक्षता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सापेक्षता का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हम थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर आपको बता दें। सिर गणना विधि, एक जो निरपेक्ष गरीबी में एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ, अच्छा एक पॉइंट आप यहाँ पर और लिख लीजिए। भारत में निरपेक्ष गरीबी के माध्यम से गरीबी का मापन किया जाता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी के माध्यम से गरीबी का मापन किया जाता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी के माध्यम से गरीबी का मापन किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चा, जय हिंद बेटा, ध्यान देना। भारत में निरपेक्ष गरीबी के माध्यम से गरीबी का मापन किया जाता है। ये पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा हम निरपेक्ष गरीबी के बारे में बात करें जब, तो निरपेक्ष गरीबी में आप एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर गणना विधि, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि तीन व्यक्ति हैं, तीन नहीं, आप कितने भी मान सकते हो। अब एक मेजरमेंट का मैंने क्राइटेरिया तय कर दिया कि अगर हम यहाँ पर एक मेजरमेंट का हमने क्राइटेरिया तय कर दिया बच्चा, कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक स्थिति ये बनाई और हमने इसका एक रेखा बनाया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 50 रुपया क्या करता है दिन भर में अपने ऊपर खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है दिन भर में अपने ऊपर क्या 50 रुपया खर्च करता है, दिन भर में अपने ऊपर 50 रुपया खर्च करता है। गौर कीजिएगा, अगर वह व्यक्ति, गौर कीजिए, दिन भर में 50 रुपया खर्च करता है, अगर एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है।
अगर हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि कोई व्यक्ति है जो 50 रुपया खर्च करता है वो गरीब नहीं है, तो अगर आप यहाँ से देखें 50 रुपया के जो ऊपर जाएगा उसको क्या कहेंगे, नीचे जाएगा तो उसको क्या कहेंगे। हमारे देश में इसी का मेजरमेंट किया जाता है, इसी के माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है। जैसे देखो, जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया के ऊपर, तो ये रेखा हम मान लेते हैं कि यह पावर्टी लाइन है, यह रेखा हम क्या मान लेते हैं, पावर्टी लाइन है। सपोज करिए कि यह गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा है। अगर इसके ऊपर कोई मामला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एबव पावर्टी लाइन। हम अगर इससे ऊपर की स्थिति देखेंगे तो हम इसे कहेंगे एबव पावर्टी लाइन। क्या बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, एबव पावर्टी लाइन। अगर ये इसके नीचे की स्थिति को देखें तो हम इसको बेलो पावर्टी लाइन कह देंगे। बेलो पावर्टी, बेलो पावर्टी लाइन की बात हम कर रहे हैं, बेलो पावर्टी लाइन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर एबव पावर्टी लाइन है तो इसका मतलब 50 रुपये से ऊपर खर्च कर रहा है, बेलो पावर्टी लाइन है तो मतलब 50 रुपये से नीचे खर्च कर रहा है। तो मान लीजिए कि कोई ए बी सी है, ए बी सी है। अगर ए 100 रुपया खर्च करता है तो ये एपीएल, यहाँ पर एबव पावर्टी लाइन यानी एपीएल, एपीएल बेलो पावर्टी लाइन यानी बीपीएल। ये आपने सुना भी होगा शब्द, ये आपने सुना भी होगा शब्द। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च कर रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, यह एबव पावर्टी लाइन हो गया। एबव पावर्टी लाइन के अंतर्गत आ गया कि नहीं आ गया, आप कहोगे बिल्कुल सर एबव पावर्टी लाइन के अंदर। अगर कोई व्यक्ति 60 रुपया खर्च करता है, 60 रुपया खर्च करता है तो वो किस में आएगा, वो किस में आएगा। आप कहोगे सर ये भी 50 रुपये से ऊपर खर्च कर रहा है, ये भी 50 रुपये से ऊपर खर्च कर रहा है, तो यह एपीएल के अंदर ही आएगा। किस पे आएगा, एपीएल के अंदर ही आएगा। और अगर कोई व्यक्ति मान लो 40 रुपये खर्च कर रहा है तो ये 50 रुपये के नीचे है तो ये बीपीएल के अंदर आएगा। कॉमन सेंस आप समझ पा रहे हो। जब कोई व्यक्ति 50 या 50 के ऊपर खर्च कर रहा है तो वह क्या है, गरीबी रेखा के ऊपर है। और अगर कोई व्यक्ति 50 या 50 के नीचे खर्च कर रहा है तो वो बेलो पावर्टी लाइन है। वह क्या है, बेलो पावर्टी लाइन है। ठीक है बच्चा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि गरीबी मतलब जब कोई व्यक्ति एबव पावर्टी लाइन है तो इसका मतलब है कि वो 50 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है। अच्छा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड मैंने नहीं बनाया है, 50 रुपये का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बनाया है, ये बस एक मान लिया है मैंने अभी के लिए मैंने बस मान लिया है। ठीक है, तो अब आपने ध्यान दिया, हमने इनका मुंडी पकड़ा यहाँ पर डाल दिया, इनका मुंडी पकड़ा यहाँ पर डाल दिया, इनका मुंडी पकड़ा यहाँ पर डाल दिया। अब हम किए क्या, हमने किसी से कोई तुलना तो नहीं की ना। और हमने आपको निरपेक्ष गरीबी में यही तो बताया कि निरपेक्ष गरीबी में किसी भी प्रकार का कोई तुलना नहीं किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी में कोई भी तुलना किसी से नहीं किया जाता है। बताओ, इनका इनसे कोई तुलना है, इनका इनसे कोई तुलना है, बताओ इनका इनसे किसी प्रकार का कोई तुलना है। तो आप कह दोगे नहीं सर किसी से कोई तुलना नहीं है, बस आपने डायरेक्ट इनको एक एक जगह पर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, एक एक जगह पर इनको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो यही है सिर गणना विधि, यानी इसी को हम कहते हैं हेड काउंट मेथड, HCM, हेड काउंट मेथड इसी को कहा जाता है। क्या कहते हैं, हेड काउंट मेथड, इसी को आप क्या कहते हैं, हेड काउंट मेथड। ठीक है, यह हेड काउंट मेथड हो गया। यह हमारे देश में इसी का वो किया जाता है। अच्छा देखिए, हेड काउंट मेथड तो हमने अपना लिया कहाँ पर, हमने कहाँ पर अपना लिया, अपने देश के अंदर। अच्छा देखिए, हम जब सापेक्ष गरीबी के बारे में बात करते हैं, सापेक्ष गरीबी में चूंकि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एक लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व, ध्यान देना, लॉरेंज कर्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वो है, ये कोई ग्राफ है, सपोज करिए कि ये जो चीज़ है,
ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब आपको ये क्या देखना है, ये लोगों के पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये जो है यह आय की स्थिति है, यह जो है ये आय की स्थिति है। ठीक है, आय की स्थिति है। अब ध्यान से समझना, ये जो लाइन है ये निरपेक्ष लाइन है, निरपेक्ष लाइन है, निरपेक्ष रेखा यानी एब्सोल्यूट लाइन है। ध्यान देना, हम क्या आपको बता रहे, हम आपको क्या बता रहे, यह लॉरेंज कर्व के बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ पर लॉरेंज कर्व के बारे में आपको बता रहे हैं। बच्चा गौर कीजिएगा, जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक रेखा खींच दें, तो लॉरेंज जी ने इसी पर एक थियरी दिया। लॉरेंज जी ने कहा कि निरपेक्ष रेखा से जितना नीचे कोई रेखा होगा उस देश में आय की असमानता उतनी ज़्यादा होगी, और इसी रेखा का नाम इन्होंने लॉरेंज रेखा रखा, लॉरेंज कर्व रखा, लॉरेंज कर्व रखा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा कि निरपेक्ष, ये लाइन क्या है, निरपेक्ष, इस लाइन पर किसी व्यक्ति की आय एकदम बराबर होगी, किसी देश की जनसंख्या और उसके बीच में वितरित आय बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, किसी देश की जनसंख्या और उसके बीच में वितरित आय बराबर होगी। तो यह रेखा से यहाँ पर खींची गई पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष रेखा से खींची गई रेखा, गौर कीजिएगा, निरपेक्ष रेखा से खींची गई रेखा, निरपेक्ष रेखा से जितनी दूर लॉरेंज रेखा होगी उस देश में आय की असमानता उतनी ज़्यादा होगी। निरपेक्ष रेखा से लॉरेंज रेखा जितनी नज़दीक होगी, पहले जितनी दूर होगी उस देश में आय की असमानता उतनी ज़्यादा होगी, और यह जितनी नज़दीक होगी उस देश में आय की असमानता उतनी कम होगी। फिर से समझिए इस बात को, ये क्या, पहले शुरू से समझिए, ये रेखा क्या है, निरपेक्ष रेखा। ये किस बात को समझा रहा है, दिखा रहा है कि इस जगह पर अगर किसी देश की ये वाली रेखा है तो वह बहुत बराबर की स्थिति है, वहां पर बहुत अच्छा बैलेंस है, सब कुछ है। अगर यह रेखा यहाँ से दूर जा रहा है तो उस देश में जो लोगों की आय है और लोगों की जो जनसंख्या है उसके बीच में जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बहुत गड़बड़ है। मतलब यहाँ से जो आपको ये रेखा दिख रही है, लॉरेंज रेखा, लॉरेंज कर्व, जितनी दूर होगी उस देश में आय की असमानता उतनी ज़्यादा। आप इसको लिख लीजिए, निरपेक्ष रेखा से लॉरेंज रेखा जितनी दूर होगी उस देश में आय की असमानता उतनी अधिक होगी, उस देश में आय की असमानता उतनी अधिक होगी। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जितनी कम होगी आय की असमानता उतनी कम, मतलब वो होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा और मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, समझिएगा। ये मान लीजिए कि मैंने एक वो बना दिया, ये मान लीजिए कि मैंने एक वो बना दिया, पॉइंट बना दिया। ठीक है, ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये क्या कर दिया, एक रेखा बना दिया और इसका मैंने कितने पे बता दिया, 45 डिग्री पर ये कोण है, और ये क्या है, यह जनसंख्या है, जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है, और यह क्या है, लोगों की आय है। हमने कहा कि यह जो रेखा है निरपेक्ष रेखा है, यह जो रेखा है निरपेक्ष रेखा है। ठीक है, और इससे जो एक रेखा ये खींची गई है, यह क्या है, लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज वक्र है। ठीक है बच्चा, लॉरेंज वक्र है। अब हमने बस इतनी सी बात बताई है यहाँ पर कि इस रेखा से जितना दूर होगा लॉरेंज रेखा, गौर कीजिएगा,
निरपेक्ष रेखा से जितनी दूर होगी लॉरेंज रेखा, उस देश में आय की असमानता उतनी ज्यादा होगी। आय की असमानता मतलब जितना, जैसे लोग, कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, ऐसा वाला सीन। मतलब जो जैसे गरीब है तो बहुत गरीब है, अमीर है तो बहुत अमीर है, ऐसा आय की असमानता बहुत ज्यादा होगी। जितना दूर उतनी आय की असमानता, जितना नजदीक उस देश में आय की असमानता उतनी न्यूनतम। ये तो हो गया लॉरेंज जी का। इसके बाद गिनी जी ने बताया कुछ पॉइंट्स, गिनी जी ने बताए। गिनी गुणांक जिसे कहा गया, गिनी कॉफिशिएंट कहा गया, इसे गिनी कॉफिशिएंट कहा गया, गिनी कॉफिशिएंट कहा गया। ठीक है बच्चा, जिसे हम गिनी कॉफिशिएंट कह रहे हैं, गिनी कॉफिशिएंट कह रहे हैं। गिनी कॉफिशिएंट क्या कह रहे हैं भैया, जो आपने बताया है, किसने, लॉरेंज जी के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसमें थोड़ा सा आप शुद्धिकरण और कर सकते थे। इन्होंने क्या कहा कि ऐसी बात है, आपने जो ये कॉन्सेप्ट बताया है कि लॉरेंज रेखा जो आपने खींच दिया है, इसमें थोड़ा सा शुद्धिकरण और किया जा सकता था। जैसे इन्होंने कहा कि आपने बता दिया कि चलो ठीक है, जितनी दूर और उतनी दूर की स्थिति को बता दी, जितना दूर उस देश में आय की असमानता उतनी अधिक, यही बात आपने बताई है। इन्होंने कहा कि आप इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दीजिए। इन्होंने इसका नाम दे दिया GC इज इक्वल टू ए अपान ए प्लस बी। अब ए अपान ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, ए अपान ए प्लस बी का फॉर्मूला जो इन्होंने दिया वो किस पर दिया, इस बिहाफ पर दिया। ये जो असमान क्षेत्र है उसको इन्होंने ए से प्रेजेंट किया, और जो बचा हुआ असमान क्षेत्र है उसको बी से प्रेजेंट किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि आय की असमानता का अधिकतम और न्यूनतम मान 1 और 0 होगा। आय की असमानता का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा, 1 और 0। ध्यान दीजिएगा, आय की असमानता का अधिकतम मान 1 व न्यूनतम मान 0 होगा। कैसे होगा, आइए देख लेते हैं कैसे होगा बच्चा, देख लीजिए कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई देश है जिसकी आय की असमानता बहुत कम है, आय की असमानता बहुत कम, ये लाइन इस पर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप कर जाए, इसका मतलब है कि पूरे एरिया में सिर्फ ये जो लाइन ओवरलैप कर जाए तो पूरे एरिया में बी हो जाएगा, पूरे एरिया में बी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका जो फॉर्मूला है ए अपान ए प्लस बी, तो इसको आप लगा दीजिए, क्या होगा, ए 0 है, 0 प्लस बी। आप देखोगे जब आप 0 में b का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। ध्यान देना, अधिकतम मान 0 होगा और न्यूनतम मान 1 होगा। ठीक है, न्यूनतम 1 होगा, अधिकतम अच्छा, आय की असमानता का अधिकतम मान, ये तो हम न्यूनतम निकाले, आय नहीं नहीं ये सही था यार, सही था, एक सेकेंड, सही था। ध्यान देना, आय की असमानता का अधिकतम मान, ये हम क्या निकाल रहे हैं, आय तो न्यूनतम है ना, तो ये 0 है, ये 0 है, ये सही है। मतलब न्यूनतम मान यहाँ पर कितना हो सकता है, किसी देश में न्यूनतम मान 0 है, तो ये आपने 0 देख लिया। इसके बाद आय की असमानता का अधिकतम मान निकाल लीजिए, ये न्यूनतम मान निकल गया। इसी फॉर्मूले पर फिर से रख लीजिए, जी सी इज इक्वल टू वाट, ए अपान ए प्लस बी, ए अपान ए प्लस बी, जी सी इज इक्वल टू वाट, ए अपान ए प्लस बी के फॉर्मूले पर आप इसी को रख लीजिए। अब जब रख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जी सी इज इक्वल टू ए अपान ए प्लस बी। तो ए, जैसे मान लीजिए कि किसी देश में आय की असमानता, ये वाली स्थिति जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, किसी देश में आय की असमानता बहुत ज़्यादा है, ये जो है ये नीचे आते चला जाए, नीचे आते चला जाए, मतलब पूरे एरिया में आय की असमानता ही फैल जाए।
पूरे एरिया में ए हो जाए, बी गायब हो जाए, पूरे एरिया में आई की असमानता ही हर जगह दिखे। जब पूरे एरिया में आई की असमानता ही दिखेगा तो आप देख रहे हैं कि ए अपान ए प्लस बी, बी चूंकि जीरो है तो आप देखेंगे ए अपान ए, और जब ए अपान ए को आप कट करेंगे तो एक निकलेगा, यानी आई की असमानता का जो अधिकतम मान है वो एक निकलेगा और न्यूनतम मान जो है वो जीरो निकलेगा। यह किसने कहा? यह किसने कहा बच्चा? आपके यह किसने कहा बच्चा? गिनी जी ने। तो मतलब गिनी जी ने लॉरेंज के सूत्र पर ही अपने कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया, लॉरेंज के फॉर्मूले पर ही अपने कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चा, गौर कीजिएगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको थोड़े से लिख लेने चाहिए यहाँ से, चूंकि जरूरी हो जाता है। लॉरेंज, आर्थर लॉरेंज, आर्थर लॉरेंज ने आई की असमानता के लिए, के मापन के लिए लॉरेंज वक्र के द्वारा किसी देश की किसी देश में निरपेक्ष रेखा से लॉरेंज रेखा जितनी दूर होगा उस देश में आय की असमानता उतनी कम होगी, उतनी अधिक हो। उस देश में आय की असमानता उतनी अधिक होगी। इसी के जस्ट विपरीत भी आप लिख सकते हैं अपने से, आप इसी के जस्ट विपरीत भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहीं पर है। ठीक है, कोरैडो गिनी ने आय की असमानता, गिनी ने आर्थर लॉरेंज की अवधारणा में अपना फॉर्मूला स्थापित किया और किसी देश में आय की असमानता की, मतलब आय की असमानता की अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः 1 और 0 बताया, 1 और 0 0 बताया। ठीक है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेटेड है, अब इसके बाद जो हम अगला पॉइंट देखेंगे वह होगा भारत में गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां
महत्वपूर्ण समितियां, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत में गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हम देखेंगे। चलिए, तो ये हम आज इतना ही करते हैं, आज इतना ही करते हैं। हम सुबह मतलब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में हम इसी के आगे बात करेंगे। सभी साथी रहिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, सभी साथी रहिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, नमस्कार।